हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेरोस्रा ITI क्लास। आज हम लोग AC और DC के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ट्रांसमिशन, करेंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मैटर, पदार्थ, ये सब पढ़ चुके हैं। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC पे चर्चा करेंगे एकदम बारीक रूप से। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उसको भूल जाना है। बस आज से थोड़ा अच्छे से इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। सबसे पहले माइनर चीज़ देखते हैं। AC करंट क्या है, AC का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, उसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। DC का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, ठीक है। AC करंट का खोज किसने किया था? एडिसन ने। और AC करंट का खोज टेस्ला ने किए थे और DC करंट का खोज एडिसन किए थे। जो हम इस चैप्टर का पहला वीडियो में ही हम एडिसन और टेस्ला के बारे में बताए हुए थे कि एडिसन के कंपनी में टेस्ला काम कर रहे थे और उन्हीं के कंपनी में रह के ये AC करंट का खोज किए थे, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एडिसन के कंपनी में एक जनरेटर ख़राब हुआ था जिसका कोई ठीक करने वाला नहीं था, लेकिन ये टेस्ला ठीक किए थे और वहीं से AC करंट का भी सोर्स मिल गया था कि AC करंट का यहाँ से डेवलप हो रहा है। AC का लॉन्ग ट्रांसमिशन, मतलब वही चलने लगा AC और DC में डिफरेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, AC में भी करंट होता है, DC में भी करंट होता है, AC में भी वोल्टेज होता है और DC में भी वोल्टेज होता है। दोनों तो करंट है ना, दोनों DC है और AC है। करंट और वोल्टेज दोनों में होगा, धक्का दोनों में लगेगा और प्रवाह दोनों में होगा। तो यानी AC में जो करंट होता है उसे क्या कहते हैं? AC करंट कहते हैं। और DC में जो करंट होता है उसे DC करंट कहते हैं। इसका सिंबल भी पढ़ लेना है। AC करंट का सिंबल जो होता है, A के ऊपर में इस तरह से साइनसॉइडल होगा या A के नीचे में साइनसॉइडल होता है। ये इसीलिए अनिवार्य रूप से देखना है ऑल ITI ट्रेनीज या टेक्निकल ट्रेनीज को, कि आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, मल्टीमीटर टच करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम AC करंट मेजर करना है या AC वोल्टेज मेजर करना है तो वहाँ पे सिंबॉलिक पॉइंटर को लेके जाएंगे। सिंबल इस तरह का रहेगा तो हम समझेंगे कि ये AC करंट मेजर करेगा, ठीक है ना। और AC वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ V के ऊपर साइनसॉइडल सिंबॉलिक रहता है। इसीलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है सिंबल। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा मल्टीमीटर पे कि यहाँ पे आप लेके आए AC करंट मेजर करना है, AC वोल्टेज मेजर करना है, DC वोल्टेज यहाँ पे, DC करंट यहाँ पे। वहाँ पे सिंबॉलिक हमको कैप्चर करना है, सिंबॉलिक वहाँ पे जाना होगा पॉइंटर को लेके। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सिंबल दिया रहेगा ना, वहाँ पे समझ लेंगे कि उस रेंज में हम AC करंट हम मेजर करेंगे। जैसे ओम रहेगा तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है ना। अगर ये V के ऊपर इस तरह से रहेगा या नीचे रहेगा साइनसॉइडल, तो वो V के ऊपर नीचे साइनसॉइडल तो वोल्टेज, और A के ऊपर नीचे साइनसॉइडल तो करंट मेजर करना है, ठीक है। DC में भी करंट होता है और उसे क्या कहते हैं? DC करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? DC करंट कहते हैं। और DC करंट का सिंबल क्या होता है? A के ऊपर स्ट्रेट लाइन। चूँकि DC करंट का सिंबल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। नीचे में हम बताए हैं DC का सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन और AC का सिंबल होता है साइनसॉइडल, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होता है।
तो ए के ऊपर हो या नीचे हो स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो समझ लेंगे कि ये डीसी करंट का यहाँ पे मेजरमेंट होगा। अगर डीसी वोल्टेज मेजर करना होगा तो भी के ऊपर या नीचे कांस्टेंट लाइन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एसी का सिंबल साइनसॉइडल होता है, डीसी का सिंबल ये कांस्टेंट लाइन की तरह होता है, ठीक है। एसी में जो वोल्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज कहते हैं, और डीसी में जो वोल्टेज होती है उसको डीसी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। एसी के वोल्टेज को भी के ऊपर या नीचे साइनसॉइडल से सूचित किया जाता है, और डीसी के वोल्टेज को भी के ऊपर या नीचे कांस्टेंट लाइन से सूचित किया जाता है, ठीक है। और आगे हम पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ग्राफ पे, ठीक है ना। ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। एसी डीसी जब प्रत्यावर्ती धारा हम पढ़ाएंगे तो उसमें ग्राफिकली ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो ग्राफिकली अच्छे से समझना है और बहुत आसान है, ठीक है ना। एसी करंट का जो ग्राफ होता है, हम लोग बहुत पहले से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह का होता है, साइनसॉइडल होता है, ठीक है। डीसी करंट का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। हम फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन एक किए थे आप लोगों से कि इस तरह का ग्राफ लिए थे, ये किस चीज का ग्राफ है, एसी का है या डीसी का है। तो बहुत लोग जवाब में दिए थे कि एसी करंट का ग्राफ है, तो वो बिल्कुल गलत जवाब था। वो एसी करंट का ग्राफ नहीं है, ये डीसी करंट का ग्राफ है। तो इसमें कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो वेरिएबल हो सकता है डीसी एसी में, डीसी में नहीं। तो ऐसा नहीं है। क्या दिशा चेंज हो रहा है? चलिए पहले दिशा पे डिस्कस करते हैं। एसी करंट का दिशा जो होता है सो बदलते रहती है। तो बदलते रहती है तो कैसे बदलते रहती है? ऐसे बदलते रहती है। ऐसा जवाब नहीं देना है। क्या जवाब देना है? एसी करंट का दिशा एक दिशा से दूसरे दिशा में बदलते रहती है। यानी अब ध्यान देना है कि एक दिशा से दूसरी दिशा कैसे बदल रही है। तो ये मैग्नीट्यूड हमारा वेरिएबल तो हो ही रहा है। ये दिशा प्लस में जा रहा है ना, अब प्लस से माइनस की ओर आ रहा है ना, फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस से प्लस, माइनस से फिर माइनस प्लस बदलते रह रही है। डीसी करंट में देख रहे हैं दिशा जो है सो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कब बोलेंगे? ये प्योर डीसी करंट का ग्राफ है तब। अब पल्सेटिंग डीसी, इम्प्योर डीसी का ग्राफ किस तरह का होगा? इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है। यानी डीसी करंट का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे वेरिएबल है मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड अगर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो यानी वो प्योर डीसी है। अगर वेरिएबल है तो वो पल्सेटिंग डीसी यानी इम्प्योर डीसी है, ठीक है ना। अब कैसे इसको कहेंगे कि ये डीसी में आता है? तो देखते हैं, इसका दिशा ऑलवेज टाइम प्लस में, कभी देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है? इसका दिशा कभी प्लस से माइनस की ओर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये क्या है? ऑलवेज टाइम प्लस में है, माइनस में कभी आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पल्सेटिंग डीसी, इम्प्योर डीसी का ग्राफ इस तरह का होता है। इसका दिशा जो है सो बदल नहीं रही है, ठीक ना। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं हो रहा है। तो क्या ये डीसी करंट है ना? बिल्कुल है, क्योंकि डीसी करंट का दिशा जो है कांस्टेंट होती ही है, वो प्योर डीसी का। लेकिन आज के बाद क्या बोलना है? अगर डीसी से पूछा जाएगा डीसी करंट की दिशा क्या होती है, तो एक ही दिशा में होती है, कांस्टेंट नहीं बोलना है। जब प्योर डीसी पूछा जाएगा तब उसका दिशा बोलना है कांस्टेंट। अगर सिर्फ डीसी पूछा जा रहा है तो डीसी करंट की दिशा क्या होती है? एक ही दिशा में होती है। और एसी करंट की दिशा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, एक दिशा से दूसरे दिशा बदलते रहती है, ठीक है ना। वही चीज को हम पॉइंट में लिखा दे रहे हैं और लिखा है और लिखा देंगे, ठीक है। देखिए एसी करंट की दिशा पीरियोडिकली बदलते रहती है।
पीरियोडिकली बदलते रहती है ना। यहाँ पे पीरियोडिकली नहीं लिखे हैं, बदलते रहती है, लेकिन पीरियोडिकली नहीं बदल रही है, ठीक है ना। और एसी करंट की दिशा पीरियोडिकली बदलते रहती है, यानी एक दिशा से दूसरे दिशा, यानी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की ओर बदलते रहती है। किसकी? एसी करंट की दिशा। डीसी करंट की दिशा ऑलवेज टाइम क्या बोलेंगे, एक ही दिशा में होती है, ठीक है ना, एक ही दिशा में होती है। प्योर डीसी करंट की दिशा कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब, अगर एक और ग्राफ पूछ दिया जाए, एक यहाँ पे ग्राफ के लिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, और इसका अगर कह दिया जाए ऐसे है, तो क्या ये कांस्टेंट है? दिशा यहाँ बदल रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, और कभी ये नीचे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ना कभी वो ऊपर होना ही होना है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा करंट में, ठीक है ना, जो प्लस से आए और माइनस से में चला जाए, ठीक है ना। तो क्या है, डीसी करंट की दिशा ऑलवेज टाइम एक ही दिशा में होती है, चाहे प्योर डीसी हो या फिर पल्सेटिंग डीसी हो। प्योर डीसी में भी एक ही दिशा है और पल्सेटिंग डीसी में भी दिशा एक ही है, प्लस से माइनस नहीं हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना है कि एसी करंट की दिशा बदलते रहती है पीरियोडिकली, और डीसी करंट की दिशा ऑलवेज टाइम एक ही दिशा में बहती है। एसी करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलते वेरी करते रहती है, जैसा कि ग्राफ में था, वेरी कर रही थी ग्राफ, ठीक ना। मैग्नीट्यूड वेरी करते रहती है। और प्योर डीसी में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, ठीक है ना। और पल्सेटिंग डीसी करंट का मैग्नीट्यूड वेरी होता था इस तरह से, ठीक है ना, वेरी, ठीक, वेरी करती थी, लेकिन दिशा जो है सो एक ही दिशा था, एक ही दिशा में। और इसमें क्या था दिशा, इसका दिशा चेंज होता था, ठीक है ना। और इसमें तो दिशा कांस्टेंट है और दिशा भी कांस्टेंट था प्योर डीसी में। और इम्प्योर डीसी यानी पल्सेटिंग डीसी का करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है सो वेरी करती है, और लेकिन एक ही दिशा में रहती है, ठीक है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी आप लोग को याद होगा क्या है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। अपने भारत में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका वगैरह जैसा कंट्री में 60 हर्ट्ज है, ठीक है ना। हर्ट्ज का मतलब होता है, बता दे रहे हैं, जो ये ग्राफ जो होता है वो एक साइकिल पहले कंप्लीट कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से, यानी एक साइकिल का मतलब हो गया जहाँ से हम स्टार्ट किए चले और फिर वहाँ से रिपीट करके हम उस बिंदु तक आ गए, वो एक साइकिल होता है। जैसे यहाँ पे ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है करंट का प्रवाह, ये फिर कहाँ पॉजिटिव में जा रहा ना, और फिर पॉजिटिव से जीरो, मतलब यहाँ जीरो पे आ रहा है इधर से, और फिर यहाँ निगेटिव, और निगेटिव से यहाँ आ रहा है जीरो पे। यानी इससे पहले अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ऐसे था, यानी निगेटिव से जीरो पे आ रहा, तो यहाँ से यानी इंक्रीजिंग अवस्था में, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग अवस्था है, यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग अवस्था है। मतलब इंक्रीजिंग अवस्था में साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जीरो अगर कहेंगे तो जीरो कहने का मतलब यहाँ और यहाँ, तो जीरो से चले हैं जीरो पे आ गए तो कहने का मतलब वन साइकिल कंप्लीट हो गया, नहीं, ये नहीं, यहाँ सब कुछ देखना होता है। इंक्रीजिंग अवस्था कहाँ है, यहाँ से, ये इंक्रीजिंग अवस्था में है, और यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग अवस्था में है। फिर कहाँ पे इंक्रीजिंग अवस्था में आते हुए जीरो, तब हुआ एक साइकिल। आया ना समझ में। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो एक सेकेंड में 50 साइकिल अगर आ गया, एक सेकेंड में अगर ये 50 साइकिल हो रहा है, जैसे एक सेकेंड, एक साइकिल का मतलब एक बार रन करना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में एक बार,
तो यानी 1 सेकेंड में 50 बार अगर ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। और 60 बार करेगा तो उसको क्या कहते हैं, 60 हर्ट्ज कहते हैं। और हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी कितना है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और अमेरिका में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो यानी फ्रीक्वेंसी कह रहा है 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में ये 50 बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यानी 50 बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 सेकेंड में। और 1 सेकेंड में जब एक साइकिल में कितना बार जीरो हो रहा है, 1 2 3, एक साइकिल में 3 बार जीरो हो रहा है, तो 50 साइकिल में कितना बार जीरो होगा, एक साइकिल में 3 बार, तो 50 बार में 50 गुने 3, यानी हम 1 सेकेंड में 50 गुने 3 5 या 15 150 यानी 150 टाइम्स हमको बचने की चांसेस होती है। एसी करंट के संपर्क में अगर चल गए तो 1 सेकेंड में 150 बार हमको बचने की चांसेस होती है। जैसे ही बॉडी के उसके संपर्क में आ गए तो एक साइकिल में 3 बार जीरो वोल्टेज हो रहा है, यानी हमारे शरीर से सप्लाई बंद हो रहा है, ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो एक साइकिल में, तो 1 सेकेंड में कितना टाइम्स, 150 टाइम्स, 150 चांसेस मिलती है हमको बचने के लिए एसी करंट में। और डीसी में देखते हैं, डीसी प्योर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, उसका ग्राफ हर्ट्ज HZ हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, ये इस तरह का होता है हर्ट्ज। यानी इसमें क्या है, कोई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी इसमें साइक्लिक कंप्लीट हो ही नहीं रहा है एकदम, मतलब यहाँ अगर करंट प्रवाह हुआ तो लगातार प्रवाह होते रह जाएगा। यानी अगर हमारे शरीर में डीसी करंट अगर संपर्क में आ गया तो एक साइकिल में जैसे यहाँ 150 टाइम्स अगर 0 वोल्ट हो रहा है, विद्युत सप्लाई बंद हो रहा है, तो यहाँ 150 बार कहाँ, यहाँ तो एक बार भी नहीं 0 से सप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे ही सप्लाई गया कंटिन्यू सप्लाई होते रहेगा। इसमें तो क्या है कि एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार खींचेगा छोड़ेगा, खींचेगा छोड़ेगा, और उसमें क्या है कि 3 बार विद्युत सप्लाई भी बंद होता है। और इसमें क्या है, विद्युत सप्लाई बंद होता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक डीसी करंट होता है। यही चीज़ टेस्ला और एडिसन की लड़ाई चल रही थी। तो एडिसन कह रहे थे कि एसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और उस पर कई एक क्रिमिनल को मतलब पनिशमेंट के रूप में करंट से मारा गया। कई जानवर को के ऊपर ये प्रयोग करके दिखलाया गया, और सबसे पहले वीडियो भी बनाए थे एनिमेशन वही एडिसन के कंपनी में ही, ठीक है ना। ये जो मूवी मोशन मूवी जो देख रहे हैं आजकल हम लोग मूवी, तो सबसे पहले एडिसन के कंपनी से ही ये सब मोशन पिक्चर रिलीज हुआ था। तो वो एनिमेशन के थ्रू भी लोगों के बीच ये भ्रम पैदा कर रहे थे कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, और आज तक हम लोग वाकई में डरते हैं एसी करंट से। लेकिन यहाँ एसी करंट क्या है, 1 सेकेंड में आपको 150 टाइम्स छोड़ने की चांसेस दे रही है, लेकिन डीसी करंट एक भी बार छोड़ने की चांसेस दे रही है, नहीं दे रही है। तो फिर पॉइंट उठता है, क्वेश्चन उठता है कि डीसी पे तो लोग मरते नहीं हैं ज़्यादातर, एसी, तो एसी हम कितना वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, 230 वोल्टेज। डीसी कितना इस्तेमाल करते हैं, 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज बहुत से बहुत। जिस दिन अगर 230 वोल्टेज डीसी के संपर्क में आ गए तो दोबारा तो चांस भी नहीं मिलेगा बचने का। इसमें कोई चांसेस है ही नहीं। डीसी करंट अगर 230 वोल्टेज अगर सप्लाई आ गया हमारे शरीर में तो जीवन का दूसरा चांस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसमें क्या है, एसी में लगभग मैक्सिमम लोग इनके संपर्क में आ ही गए होंगे, एसी करंट के संपर्क में झटका जरूर लगा होगा और हम लोग बच गए। और उतना क्या, 1/50 यानी 0.02 सेकेंड में ही छूट जाते हैं
1 सेकेंड भी नहीं हम लोगों को झटका फील होता है। 0.02 सेकेंड में ही हम करंट के संपर्क से टूट जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें तो खैर 12 वोल्टेज मिली एम्पियर में यूज होता है, इसीलिए इसमें झटके का अनुभव भी नहीं हुआ है। और इसमें मतलब करंट उतना खतरनाक लगा नहीं है, क्योंकि हम लोग लो वोल्टेज लो एम्पियर पे ही डीसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेलवे इंजन है डीसी पे वर्क करती है, उसके अगर संपर्क में आ गए, डीसी मोटर के संपर्क में आ गए तो गए काम से, है ना। तो डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू एसी। यही चीज़ लड़ाई चल रही थी टेस्ला और एडिसन में, और उस समय टेस्ला इनके कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो वो एक एम्प्लॉय थे, वहाँ का कर्मचारी थे, जिस वजह से इनका जीत नहीं हो पा रहा था। और एडिसन काफ़ी रिच फैमिली से थे, एक कंपनी था एडिसन का, ठीक है ना। तो ये था। तो प्योर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। अब क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल्स में वोल्टेज सप्लाई क्या होता है, डीसी होती है। जितना ये सब में है डीसी सप्लाई होती है, लेकिन उसमें जो करंट लोड होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। इसलिए उसमें कई तरह के ट्रांजिस्टर आईसीज होते हैं जो कि ऑन ऑफ होते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, उसमें करंट जो होता है सो चेंज होते रहती है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। एसी में एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और थर्ड वायर अर्थिंग वायर होता है, जो बॉडी करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। फेज वायर को रेड कलर से इंगित करते हैं, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से इंगित करते हैं, और अर्थ वायर को ग्रीन कलर से इंगित करते हैं, ठीक है। 3 फेज में RYB होता है फेज वायर, 3 फेज वायर होता है, जिसको लाइन वायर भी बोल सकते हैं। एक रेड, एक येलो और एक ब्लू, RYB, यानी उसको L1, L2, L3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। डीसी में 2 ही वायर होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वायर को रेड कलर से इंगित करते हैं, नेगेटिव वायर को ब्लैक कलर से इंगित करते हैं। यानी रेड कलर यानी VCC, आगे इसका सिंबॉलिक प्लस या VCC और या +5 वोल्ट +9 वोल्ट इस तरह से इंगित किया जाता है। निगेटिव को ब्लैक कलर से यानी उसको ग्राउंड से इंगित किया जाता है, और इस तरह से सिंबॉलिक, ठीक है। एसी करंट का डायरेक्शन पहले भी हम बताए हैं। ट्रांसमिशन में जब +230 वोल्ट रहे तो फेज से न्यूट्रल की ओर होती है, फेज से न्यूट्रल की ओर होती है, ठीक है ना। और जब -230 वोल्ट रहे तो न्यूट्रल से फेज की ओर होती है, न्यूट्रल से फेज की ओर होती है। यानी इसमें 2 डायरेक्शन हो गया। यानी इसको कह सकते हैं दोज करंट, वे करंट, वह धारा व्हिच चेंज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिशा को चेंज करता है वो क्या कहलाएगा, एसी करंट कहलाएगा, ठीक है। डीसी में करंट की दिशा ऑलवेज टाइम माइनस से प्लस की ओर बहती है। हमेशा याद रखना है, डीसी करंट में करंट की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द यूनी डायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। यानी इसका दिशा एक ही दिशा है। यानी ये बैटरी का सिंबल, सेल का सिंबल है प्लस और माइनस, माइनस से मूव करती है, बल्ब से होते हुए ये प्लस में समावेश कर जाती है।
और बैटरी में क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर मूव करती है। ठीक है, दिशा इसको नोट डाउन कर लीजिए। एसी करंट देख रहे हैं कि कभी प्लस माइनस इस तरह करके चलती है, यानी इसको कह सकते हैं कि एसी करंट रेस्ट लेकर चलती है, यानी इसका स्पीड जो होता है सो डीसी करंट के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि रेस्ट लेकर चलती है। ठीक है ना, ऐसा कहीं पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन रेस्ट लेकर चलती है कह सकते हैं। डीसी करंट रेस्ट नहीं होता है उसमें, इसलिए नहीं होता है कि उसमें जब ये धारा का प्रवाह हुआ तो शुट से बस प्लस तो प्लस है ना। तो यानी डीसी करंट हाई स्पीड में जाती है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एसी करंट। ठीक है, नेक्स्ट, एसी करंट कम घातक होता है। कैसे कम घातक होता है, तो इससे पिछला पॉइंट में हम बताए हैं फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, यानी एक साइकिल में 3 बार उसका जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, इसमें 3 बार 0 वोल्ट हो रहा है। तो 3 बार 0 वोल्ट होने का मतलब है कि 3 बार चांसेस है छूटने का। या फिर इसको और देख लेते हैं कितना देर में, तो 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/50 हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 0.02 सेकेंड, इतना हो जाएगा है ना। तो लगभग 0.02 सेकेंड में 3 बार है ना, 0.02 सेकेंड में 3 बार चांसेस मिलती है। और हम लोगों को अगर करंट का झटका लगा भी है तो 1 सेकेंड के लिए नहीं लगा है। अगर कोई कह रहा है कि हमको लग गया है 1 सेकेंड के लिए तो वो गलत बोल रहा है। 1 सेकेंड में तो प्राण चला जाएगा। वो 0.02 सेकेंड के लिए झटका जरूर लगा है किसी को भी, और उसी में वो बच गया है, उसी में उसको 3 टाइम्स उसको बचने की चांसेस रहती है और उसी में बच जाते हैं। तो इस व्यू से देखा जाए तो एसी करंट कम घातक है। बहुत लोगों को एसी करंट का झटका लगा होगा और बच गए हैं, लेकिन डीसी करंट का झटका नहीं लगा है किसी को 230 वोल्ट पे। हम डीसी करंट में 12 से 24 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन 230 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके संपर्क में आ गए तो दोबारा वो अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने के लायक भी नहीं रहेगा। इसमें तो एक्सपीरियंस सब कोई शेयर कर रहे हैं, हमें भी झटका लगा है, बहुत लोगों को लगा है, लेकिन डीसी करंट का जब ये 230 पे अगर लग गया ना तो वो अपना अनुभव शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया से ही ऊपर चला जाएगा। तो इस व्यू से देखा जाए तो डीसी करंट जो है सो बहुत ही घातक होती है। ठीक है ना। उसके बाद टेस्ला का है कि एसी करंट में एनर्जी लॉस कम होता है, चूँकि ये क्या होता है धीरे 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 चलती है। सुस्ता सुस्ता के ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का। तो जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़े हैं, तो कछुआ क्या है कि धीरे धीरे चलते रहती है, तो इसका बहुत दूरी तक सफ़र कर सकता है धीरे 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 में। ठीक है ना, और उसका एनर्जी लॉस भी कम। और खरगोश जो एक के बार हाई स्पीड पकड़ लिया तो ज़्यादा दूर तक तय भी नहीं कर पाएगा और जल्दी उसका थक भी जाएगा और उसका एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होता है ना। तो ये धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है तो वही ज़्यादा खतरनाक भी होता है, वही जीत हासिल भी करता है। ठीक है ना, कम खतरनाक होता है लेकिन जीत हासिल वही करता है। तो इसलिए ज़्यादातर एसी करंट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो है कम खतरनाक है और एसी करंट में एनर्जी लॉस कम होता है। डीसी करंट हाई स्पीड से मूव करेगा तो जल्दी थकेगा, तो इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। एसी करंट में
ट्रांसमिशन अधिक दूरी तक कर सकते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा था तो ट्रांसमिशन कहीं भी बहुत दूरी तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस कम हो रहा है। तभी तो कभी पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलाते थे तो उसमें बैटरी से जब ये कनेक्शन करते थे तो ज़्यादा लंबा वायर नहीं देते थे। लंबा वायर देने से क्या होता था कि उसमें बैटरी एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता था। और एसी में कितना भी लंबा वायर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं। तो एसी में एनर्जी लॉस कम होता है, एसी करंट का ट्रांसमिशन अधिक दूरी तक कर सकते हैं। डीसी करंट में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, इसका ट्रांसमिशन कम दूरी तक कर सकते हैं। और इसे अगर HVDC इस्तेमाल करके इसको भी लॉन्ग डिस्टेंस तक इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। कभी भी बैटरी में जो स्टोर होता है, भले एसी देते हैं तो उसमें बैटरी रहता है, रेक्टिफायर रहता है जो डीसी में परिवर्तित कर रहा है और तब जाके बैटरी स्टोर कर रहा है। यानी फाइनली डीसी करंट को बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। किसको स्टोर करेंगे? डीसी को स्टोर कर सकते हैं। किस में? तो बैटरी में, है ना। एसी कम पावरफुल होता है, डीसी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए रेलवे इंजन जो होता है वो डीसी इंजन होता है। उसमें डीसी मोटर लगा रहता है, उसमें डीसी कंपाउंड मोटर लगा रहता है, ठीक है ना। उसमें सीरीज और शंट का जो मिश्रण होता है कंपाउंड में। जब जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे तो उसमें डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर में क्या होता है कि उसका टॉर्क वैल्यू, स्टार्टिंग टॉर्क वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो झटके से ज़्यादा लोड रहेगा तो झटके से वो उठाने का काम करेगी। तो रेलवे में क्या है, स्टार्ट करते वक्त ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो उस समय सीरीज मोटर की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जब स्पीड पकड़ लिया तो उसके बाद स्पीड एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, तो उस समय फिर शंट मोटर की ज़रूरत होती है। तो यही दोनों का मिश्रण होता है कंपाउंड मोटर, और वही कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर इस्तेमाल किया जाता है रेलवे इंजन में, ठीक है। क्योंकि ये डीसी ज़्यादा पावरफुल होता है, एसी कम पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो रेलवे इंजन, अब कहेंगे कि उस पे जो रहता है ये एसी करंट रहता है वायर में, फिर वो डीसी, तो डीसी में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। लगभग हर एक ITI वर्कशॉप में एसी टू डीसी कन्वर्टर रहता है मोटर के थ्रू। एसी मोटर में सप्लाई देते हैं और डीसी मोटर से एसी मोटर में सप्लाई देते हैं, और मोटर से जनरेटर को घुमाने का काम करते हैं, और डीसी मोटर से, डीसी जनरेटर से डीसी उत्पन्न किया जाता है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट के करीब, जो लगभग हर एक ITI ट्रेनीज को अपने वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। और वही मोटर आपके उससे ज़्यादा पावरफुल होता है रेलवे इंजन में, ठीक ना। लेकिन वही मोटर रेलवे इंजन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रेन पूछा जाता है, ट्रेन डीसी करंट पे चलती है। ट्रेन का इंजन किस करंट पे चलती है? डीसी करंट पे चलती है, ठीक है। ट्रेन के ऊपर वाले वायर जो होता है, ऊपर वाले वायर जो होता है उसमें एसी करंट रहता है, ठीक है। ट्रेन के पेंटोग्राफ जो ऊपर ऐसे करके रहता है, ट्रेन के मतलब ऊपर ऐसे करके वायर टच करते हुए, उसको पेंटोग्राफ कहते हैं। ऐसे जैसे वायर जा रहा है ना, तो पेंटोग्राफ से संपर्क में वायर, पेंटोग्राफ के संपर्क में रहता है, तो उसको पेंटोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। तो पेंटोग्राफ से एसी करंट रिसीव किया जाता है और उस एसी को डीसी में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। जो डीसी कैसे परिवर्तित होता है वो हर एक वर्कशॉप में ज़रूर होगा। उसमें क्या होता है, उस डीसी में परिवर्तित कैसे किया जाता है बता देते हैं। एक एसी मोटर रहता है, एसी टू डीसी शंट जनरेटर होगा या जो भी हो, तो एसी एक मोटर रहेगा, वो रोटेट कराएगा डीसी मोटर को। अब डीसी में कौन सा मोटर रहे, मोटर उसमें हो सकता है सीरीज भी मोटर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, शंट जनरेटर हो सकता है, या फिर कंपाउंड जनरेटर हो सकता है। और उससे क्या करते हैं हम, ये डीसी करंट उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह वहाँ पे उत्पन्न किया जाता है और वहाँ पे वही डीसी मोटर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। एसी मोस्टली साइनसॉइडल सिग्नल होती है। एसी करंट जो है सो ऑलमोस्ट ज़्यादातर साइनसॉइडल होती है, यानी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, यानी इसकी दिशा जो है प्लस में भी है और माइनस में भी है। मैग्नीट्यूड इसका वेरी कर रहा है, दिशा भी चेंज हो रहा है, एक दिशा से दूसरे दिशा चलते रहती है। यानी कहने का मतलब एसी करंट का जो सिग्नल है साइनसॉइडल होता है ज़्यादातर। प्योर डीसी करंट का सिग्नल जो होता है सो कांस्टेंट होती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कांस्टेंट है और दिशा भी कांस्टेंट है। टाइम के साथ, समय के साथ ये नहीं वेरी कर रही है, नहीं बदल रही है, लेकिन एसी करंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होते रहती है। ठीक है। ए स्मॉल सिग्नल, कुछ सिग्नल जो होता है सो ट्रेपेजॉइडल टाइप का होता है, ट्रेंगुलर टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है ना। अब कैसा भी हो लेकिन दिशा जो है सो चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो अगर और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, बस सिग्नल कुछ इस तरह का होता है। तो अब देखते हैं ट्रेपेजॉइडल कैसा होता है, ट्रेंगुलर कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, और भी इस तरह का कई सिग्नल होते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल का मतलब इस तरह का सिग्नल होता है ना, इस तरह का ट्रेपेजॉइडल शेप का, प्लस में भी और माइनस में भी यानी मैग्नीट्यूड जो है समय के साथ चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रहा है। ठीक है। ट्रेंगुलर एकदम त्रिभुजाकार, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो सिग्नल है एकदम त्रिभुजाकार चल रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। समय के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रहा है, एक दिशा से दूसरे दिशा में। स्क्वायर जो है, स्क्वायर की तरह है ना, स्क्वायर की तरह प्लस में भी और माइनस में भी स्क्वायर की तरह मैग्नीट्यूड वेरिएबल है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है। यानी इन सभी में दिशा जो है सो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की ओर रहती है। ठीक है। डीसी में भी इस तरह की होती है, लेकिन हम इससे पहले ही हम बताए हैं कि जब ये मैग्नीट्यूड अगर वेरी किया तो वो प्योर डीसी नहीं होगा, इम्प्योर होगा तो वो उसमें एसी नहीं होगा। एसी का मतलब ये हो जाएगा कि दिशा चेंज होना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, एक दिशा से दूसरे दिशा जाना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इम्प्योर डीसी क्यों ना हो, पल्सेटिंग डीसी क्यों ना हो, दिशा चेंज नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड भले वेरिएबल हो सकता है लेकिन दिशा कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो एक ही दिशा में होगा। तो इसमें भी इस तरह के होते हैं, ट्रेपेजॉइडल टाइप का, स्क्वायर, ट्रेंगुलर टाइप का। देखिए डीसी ओवरलैप विथ ट्रेपेजॉइडल, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, मतलब इसको हम पल्सेटिंग डीसी कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन एसी नहीं कहेंगे, पल्सेटिंग डीसी कहेंगे, एसी नहीं कहेंगे। देखते हैं कैसे नहीं एसी कहेंगे। अब जैसे ट्रेपेजॉइडल शेप में, तो एसी में क्या था कि माइनस में भी आ रहा था, डीसी में देख रहे हैं कभी भी माइनस में आ रहा है, ऊपर ही प्लस में ही ऑलवेज टाइम है। ट्रेपेजॉइडल शेप का है लेकिन ऑलवेज टाइम प्लस में ही है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन दिशा जो है सो दूसरे दिशा में नहीं जा रही है, प्लस से माइनस की ओर नहीं जा रही है। तो इसको कभी भी एसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डीसी ही कहेंगे। और कौन सा डीसी, पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार शेप में है, ऑलवेज टाइम प्लस में है, माइनस में नहीं जा रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन दिशा एक ही दिशा में, कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक ही दिशा में है, दिशा चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह स्क्वायर की तरह सिग्नल है, प्लस में है, माइनस में नहीं जा रहा है। ठीक है ना। ऑलवेज टाइम प्लस में है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है लेकिन दिशा एक ही दिशा में है। तो इस तरह की सिग्नल आती है पल्सेटिंग डीसी। एसी में भी इस तरह की सिग्नल होती है। ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं कि कल के डेट में कोई एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ दिया जाए तो AC है कि DC है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, कि कोई कन्फ्यूज में नहीं रहना है, ठीक ना। बिंदास जवाब देना है कि इस तरह का सिग्नल जब ये दिशा चेंज हुआ तो AC, या दिशा चेंज नहीं हुआ तो DC। अब जब ये अगर मैग्नीट्यूड वेरी किया तो पल्सेटिंग DC, अब अगर मैग्नीट्यूड वेरी नहीं किया तो फिर प्योर DC, ठीक है। DC में भी ये सभी सिग्नल होते हैं लेकिन दिशा एक ही होता है, इसको पल्सेटिंग DC कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। AC का पावर फैक्टर 0 और 1 के मध्य होता है और DC का पावर फैक्टर सदैव 1 होता है, ठीक है ना। AC में पावर बराबर VI cos phi होता है और DC में पावर बराबर V into I होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे, और पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता ही है, ठीक है ना। कुछ मतलब इसके बारे में हम डिस्क्राइब अभी अगर इस पे आएंगे तो ज़्यादा चला जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा। AC में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा अग्र या पश्च बदलते रहती है, यानी वही दिशा हो गया। AC करंट अपना दिशा बदलते रहती है एक दिशा से दूसरी दिशा, और DC में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में विचरण करती है, यानी घुमा के वही दिशा पे ही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, AC में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होने के कारण AC का ट्रांसमिशन तथा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन में हम पढ़ाए हैं कि जनरेटिंग पॉइंट से ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करके वोल्टेज को अप किया जाता है और ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करके डाउन भी किया जाता है, तो जिसके वजह से क्या है, उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरल है, ठीक है ना। DC में ट्रांसफार्मर DC करंट पे काम नहीं करती है, इसीलिए इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ट्रांसफार्मर DC पर कार्य नहीं करते हैं तथा DC के वितरण में प्रयुक्त साधन, अगर उसमें प्रयुक्त साधन अगर लगाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो महंगे होने के कारण इसका वितरण बहुत कठिन कार्य होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर नहीं यूज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, AC झटका मारता है, DC झटका नहीं मारता है, लेकिन इस पॉइंट पे हम डाउट थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है ना। डाउट कैसे, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये हम नहीं कहेंगे कि ये पॉइंट आप लिखिए कभी भी। AC करंट 220 230 पे तो हम DC का है तो स्पर्श में कभी आए नहीं हैं कि वो झटका मारता है कि नहीं मारता है, पता नहीं, लेकिन AC के संपर्क में आए हैं 5 वोल्टेज से लेके 230 में, तो 230 भी मारा है झटका, और AC में नॉर्मल में तो नहीं मारा है झटका, ठीक है ना। AC का नॉर्मल 50 वोल्टेज से डाउन करते हैं एक ट्रांसफार्मर से 1206, तो उसके आउटपुट टर्मिनल को टच करते हैं तो वो झटका नहीं मारता है, तो ये हम कह सकते हैं कि 50 वोल्टेज से कम पे झटका नहीं मारता है, ठीक है। ये भी हम पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं कि लो वोल्टेज पे झटका नहीं मारता है AC, हाई वोल्टेज पे झटका मारता है, ठीक है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें डाउट आया है कि लो वोल्टेज पे तो झटका नहीं मारा, हाई वोल्टेज पे तो कभी हम संपर्क में आए नहीं हैं। एक इमरजेंसी लाइट या चाइना प्रोडक्ट कोई भी देखिएगा जिसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं करके डायरेक्ट सेरेमिक कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस ये सब यूज करके और वोल्टेज को DC में परिवर्तित करके 5 वोल्टेज लाती है, ठीक है ना। तो उसके आउटपुट को जिसमें ट्रांसफार्मर ने यूज किया हो, ठीक है ना, वो 110% श्योर है कि वो झटका मारती है,
जबकि वो डीसी करंट होती है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर यूज कर लिए और उसके बाद 5 वोल्टेज 19 वोल्टेज भी रहेगा तो वो झटका नहीं मारती है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लिखाते थे लेकिन लिखा दिए हैं, लेकिन इसको हम डाउट में रख रहे हैं। इसीलिए इसको कहीं आप लोग नहीं अंतर बताइएगा कि एसी झटका मारता है, डीसी झटका नहीं मारता है। चाहे तो बोल सकते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन आपके पास अगर हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ तक कि मेरा अनुभव रहा है वो चीज़ देख के कि उसमें झटका क्यों मार रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम इस चीज़ को हम नहीं लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, तो बाकी ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। एसी करंट को एसी जनरेटर या अल्टरनेटर से आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डीसी करंट को भी जनरेटर से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उस करंट में कुछ रिप्पल आती है। ठीक है ना, प्योर डीसी करंट का स्रोत जो होता है सो बैटरी होता है। ठीक ना, बैटरी से होती है। ठीक, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी में बदलने के लिए। और डीसी करंट को एसी में सिंगल फेज और 3 फेज होती है। तो यानी सिंगल फेज या 3 फेज में बदलने के लिए एक इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर को यानी हम लोग उपभोक्ता को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन सा करंट देती है हम लोगों के घर में? एसी करंट देती है, डीसी तो नहीं देती है। एडिसन अपने समय में डीसी करंट ही सप्लाई देते थे। जब से टेस्ला एसी करंट का खोज किए तो उसके बाद जाके ये पूरे एसी करंट आज तक हर जगह एसी करंट का सप्लाई हो रहा है। तो यानी कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट के फॉर्म में सप्लाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंज्यूमर को डीसी करंट नहीं, डीसी पावर नहीं देती है। ठीक है, एसी करंट पोर्टेबल नहीं होता है, डीसी करंट पोर्टेबल होता है। एसी करंट अगर पोर्टेबल होता तो रेलवे ट्रैक पे जो ऊपर से जो वायर बिछाया हुआ है सिर्फ स्टेशन पे होता और उसको वहीं से स्टोर करके और लेके जाया जा सकता था। वो वायर नहीं बिछाया जाता। या फिर जो इलेक्ट्रिक अभी स्कूटी चला है उसमें एसी मोटर यूज होता है और उसमें बैटरी स्टोर करते हैं डीसी और फिर उसको एसी में परिवर्तित करके और फिर वो मोटर चलाया जाता है। तो वो बैटरी में नहीं स्टोर करके डायरेक्ट एसी स्टोर करके लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, एसी करंट पोर्टेबल नहीं है। ठीक है ना, एसी पावर को कहीं भी ले नहीं जा सकते। पोर्टेबल का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पोर्टेबल। ठीक है ना, तो नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल जनरेटर ले जा सकते हैं और उसमें जो फ्यूल होता है, ईंधन जो होता है, डीजल होता है, उसको लेके और कहीं दूसरे जगह ले जाके और जनरेटर स्टार्ट करके और वहाँ से एसी करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डीसी करंट पोर्टेबल है, उसको कहीं भी ले जा सकते बैटरी में स्टोर करके, है ना। डीसी पावर को बैटरी में स्टोर करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में प्रयोग किया जाता है। बैटरी को, डीसी को, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल फ़ोन्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो डीसी करंट पे चलती है।
अगर एसी पे वर्क करता, अगर बैटरी ना हो तो फिर वायर लेके चलते, वहाँ यहाँ लेके घूमते रहते, ठीक है ना। तो उसमें बैटरी यूज किया जाता है। इसीलिए तो कौन कौन सा चीज़, मोबाइल्स, रेडियो, मल्टीमीटर, लैपटॉप, डीसी, पंखा, इस सब में यूज होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, ठीक है। नहीं तो एसी भी प्रयोग कर सकते थे नॉर्मल लो वोल्टेज करके, तो एसी को तो पोर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए डीसी प्रयोग किया जाता है। एसी को भी लो कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के सहायता से लो 5 वोल्टेज कर सकते हैं, ठीक है ना। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके आसानी से चेंज कर सकते हैं, लो या हाई, अप या डाउन वोल्टेज कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज को चेंज करना इजी नहीं है, आसान नहीं है। इसको कभी आप सुने हैं कि 230 वोल्टेज से डीसी डायरेक्ट 5 वोल्ट हो गया हो, या फिर 5 वोल्टेज से या 5 वोल्टेज से 230 वोल्टेज डीसी हो गया हो। एसी हो भी जाता है लेकिन डीसी नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप मच्छर मारने वाला जो एक आया है बैडमिंटन टाइप का, उसमें भी 500 या 5000 कुछ 2500 वोल्टेज जनरेट उत्पन्न किया जाता है, हाई वोल्टेज किया जाता है बैटरी से। तो बैटरी के बाद वहाँ कहीं ना कहीं एक इन्वर्टर टाइप का है जो एसी में परिवर्तित कर देती है, और वो एसी हाई वोल्टेज देके और उस बैडमिंटन के जो सर्किट होता है, वो जो वायर होता है, उसमें सप्लाई दिया जाता है। तो वो भी एसी होता है, डीसी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं डीसी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं रहता है, ट्रांसफार्मर के ही सहायता से उसको अप या डाउन किया जा सकता है। या फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे पुराना, जो ट्यूब से जो फॉक्सिंग किया जाता है, तो वहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। कोई मैकेनिक, ओल्ड मैकेनिक उसका वोल्टेज रीडिंग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका वोल्टेज जो होता है हाई होता है। वो ट्रांसफार्मर के ही सहायता से वो हाई किया जाता है या लो किया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के थ्रू नहीं। आप कहिएगा रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर तो सिर्फ डीसी, एसी से डीसी परिवर्तित करती है, वो भी जितना वो कैपेसिटी है उतना वोल्टेज कम करके दीजिएगा तब। तो जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर उसको कम करके देता है, 12 वोल्ट करके देगा, तब उस 12 वोल्ट को डीसी में 12 वोल्ट परिवर्तित करेगा, वो कम नहीं करता है। कम करता है जैसे डीसी में, जैसे एक ये एलएम सीरीज का आईसीज होता है वो सब, तो वो भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट रहेगा, तो ही इसका भी इनपुट सहने की क्षमता है। उससे ज़्यादा अगर दिया जाएगा तो ये भी आईसी जल जाएंगे। 230 दे देंगे, कहेंगे तुम 5 वोल्ट परिवर्तित करो, तो ये अपने नहीं सकेगा, जल जाएगा। तो ये कुछ आईसी जो होते हैं LM7805 जो आउटपुट 5 वोल्टेज देती है, 7809 9 वोल्टेज देती है, LM317, LM7812 1824, इस तरह का LM सीरीज का आईसी जाते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब डीसी वोल्टेज को चेंज करना इजी नहीं है। इसको चेंज करने के लिए हमें कम्प्लेक्स पावर सर्किट लगाने होंगे, और वो काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर होगा भी तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। Two generating station with different frequencies cannot be connected together directly. अगर कहीं एक पावर स्टेशन फेल कर जाता है तो दूसरे पावर स्टेशन से काम तो करना ही है, तो उस कंडीशन में सिंक्रोनाइज करके फिर पावर यूज किया जाता है, ठीक है ना। डीसी में टू जनरेटिंग स्टेशन विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, कैन बी कनेक्ट कर सकते हैं। कब? HVDC ट्रांसमिशन लिंक का प्रयोग करके, यूजिंग HVDC ट्रांसमिशन लिंक। HVDC क्या होता है? हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
AC वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन इक्वेशन, यानी V इक्वल्स टू 20 साइन ओमेगा टी, 20 कुछ भी, यानी पीक वैल्यू हो गया, ठीक है ना। DC वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन V इक्वल्स टू 20। अगर प्योर DC है तो डायरेक्ट वोल्टेज V इक्वल्स टू 20, ठीक है। अगर पल्सेटिंग DC है तो इस तरह का होता है पल्सेटिंग DC, ऑलवेज टाइम एक ही दिशा में होगा, तो उसमें जो पीक वैल्यू होगा वो और साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसमें जैसे पीक हो जाएगा 20 + 5, इस तरह से पीक वैल्यू कुछ वेरिएबल होते रहता है, वोल्टेज और कुछ वेरिएबल होते रहता है, तो दोनों का एडिशन और साइन ओमेगा टी। ये आगे हम बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा, जब AC DC पढ़ाएंगे उसमें प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें इस सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गया है, तो चाहे तो एक दो और पॉइंट हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है AC करंट का प्रयोग मोटर, लाइट, हीटर, इंडस्ट्री और घर दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। DC करंट का प्रयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में करते हैं, ठीक है ना। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, CT स्कैन, MRI स्कैनिंग मशीन नाम सुने होंगे, मेडिकल विभाग में रहते हैं, ठीक है ना। उसमें जो DC वोल्टेज यूज किया जाता है वो लगभग 1,40,000 वोल्ट की ज़रूरत होती है। उसमें जनरली हम लोग 230 तक देखे हैं, 11,000 वोल्ट में तो जल के खाक हो जाते हैं इंसान। 11,000 भी नहीं, 50,000 भी नहीं, 1,00,000 भी नहीं, 1,00,000 प्लस सीधे 1.5 लाख के करीब 1,40,000 वोल्ट रहता है MRI मशीन के अंदर, और उसमें मानव ह्यूमन को डाला जाता है और तब जाके उसके बॉडी को स्कैन किया जाता है। तो अब सोच सकते हैं कि जो 1,40,000 के संपर्क में आ रहा है वो क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में ऐसा मुसीबत न आए कि ये सब स्कैनिंग कराने की ज़रूरत हो। वो बहुत रेयर कंडीशन में जब कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तब किया जाता है, या फिर एक्सरे हो या जो भी हो, ये सब चीज़ जल्दी से स्कैनिंग नहीं करवाना चाहिए। ये हमारे ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्टिव होते हैं। 1,40,000 वोल्ट है, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो MRI मशीन में कितना वोल्टेज होती है? वो भी DC होती है, AC नहीं DC होती है 1,40,000 वोल्ट, तभी तो पूरे पार्ट को स्कैन कर देता है, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्री में 50,000 एम्पियर DC एम्पियर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? 50,000 एम्पियर का रेक्टिफायर। उस रेक्टिफायर का क्या नाम है? HCR। HCR का मतलब हाई करेंट रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो काफ़ी हो गया पॉइंट, लगभग 33 पॉइंट हो गया AC DC में डिफरेंट। अगर इसे नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिपीट करिए, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से हम समझाए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, आया ही होगा, 110% समझ में आ गया होगा कि AC में क्या है, AC क्या है, DC क्या है। और भी इसके जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो काफ़ी डिटेल से पढ़ना ही है। AC में सिंगल फेज, 3 फेज, वोल्टेज डिफरेंस सभी का, तो ये सब चीज़ पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी ITI ट्रेनीज है या कंपटीशन के जो भी तैयारी करते हैं उन छात्र तक ज़रूर ये चैनल को
भेजने की ज़रूर कोशिश करें ताकि वो भी अपना पढ़े और इससे फ़ायदा उठाए, ठीक है ना। तो यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।